हाय एवरीवन। सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीसीएस एग्जाम एनालिसिस के बारे में। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मुझे कवर करनी है, सो उसके बारे में हम जरूर डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं टीसीएस के एनक्यूटी एग्जाम के बारे में। अब अगर आपको पता हो तो अभी ये वाला एग्जाम जो कंडक्ट करवाया गया था वो कंडक्ट करवाया गया था 26 अप्रैल को, है ना। इसकी बात मैं करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर इसमें चूंकि मैं फर्स्ट शिफ्ट की बात ऑलरेडी कर चुका हूँ, मैं बात करने वाला हूँ सेकंड शिफ्ट के एग्जाम की। ठीक है, उसके बाद मैं फर्स्ट शिफ्ट की भी बात करूंगा। ये जो सेकंड शिफ्ट में एग्जाम हुआ, इस पर मैं कुछ चीजें आपको बताना चाहता हूँ। इस वाले एग्जाम को जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम था उससे काफी ज्यादा इजी रखा गया। इसका जो लेवल था ये इजी था, मैं ये बात बोलूंगा। और जो फर्स्ट शिफ्ट का मॉर्निंग वाला ये जो शिफ्ट का एग्जाम था उसकी डिफिकल्टी मीडियम लेवल की थी। दोनों की दोनों के एग्जाम में अगर मैं बात करूं तो जो डिफिकल्टी थी वो सिग्निफिकेंट थी। मतलब मालूम पड़ रहा था कि जो सेकंड शिफ्ट का एग्जाम है वो काफी इजी आया है, फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम मीडियम आया है। ठीक है, अगर दोनों के हम बारे में कंपेयर करें, सो इन दोनों के शिफ्ट के एग्जाम में जो सेकंड शिफ्ट थी उसका जो न्यूमेरिक था वो, उसमें आप ये मान लो कि न्यूमेरिक में जो क्वेश्चंस थे वो कुछ इजी थे और कुछ मीडियम थे। ठीक है, जो इंग्लिश का लेवल था वो लगभग इजी था, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं थी। रीजनिंग के क्वेश्चंस जो थे वो थोड़े मिड ज्यादा थे, मीडियम लेवल के थोड़े से ज्यादा थे। यहां पर हल्का सा एक डिफरेंस दिखा। और जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम था, फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम में जो न्यूमेरिक था वो थोड़ा सा ज्यादा डिफिकल्ट हमें देखने को मिला था। थोड़ा सा ज्यादा डिफिकल्ट ये आया था। जो इंग्लिश थी वो तो इसमें भी इजी थी, इंग्लिश ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आ रही है, इजी ही आ रही है। और जो रीजनिंग थी वो इसमें कंपैरेटिवली सेकंड शिफ्ट से थोड़ी सी इजी थी। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो जो फाउंडेशन वाला सेक्शन है उसमें ज्यादा कुछ डिफरेंस हमें नोटिस नहीं होता है। लगभग एक ही लेवल के थे। जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हुआ या सेकंड शिफ्ट का एग्जाम हुआ, और दोनों में जो क्वेश्चंस पूछे गए उनका लगभग पैटर्न भी सेम ही था। ठीक है, लगभग सेम ही टाइप के पैटर्न के क्वेश्चंस पूछे गए, एक ही सही थे, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन थे। कुछ कुछ क्वेश्चंस में कैलकुलेशन ज्यादा थी। सेम ही प्रकार के यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए। क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए थे और एसआई के क्वेश्चंस ज्यादा पूछे गए थे। ठीक है, स्पीड के क्वेश्चंस यहाँ पर ज्यादा हमें देखने को मिले, डीआई के क्वेश्चंस ज्यादा देखने को मिले, डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस ज्यादा देखने को मिले। लगभग कुछ टॉपिक्स कॉमन ही थे जिनसे क्वेश्चंस हमें ज्यादा देखने को मिले दोनों के दोनों एग्जाम में। ठीक है, ये बात भी हमको समझ में आ गई। अब जो मेन डिफरेंस हमें जो नोटिसेबल जो कहते हैं ना, नोटिसेबल जो डिफरेंस दिखा वो दिखा हमें एडवांस सेक्शन में। ठीक है, तो एडवांस सेक्शन की जरा हम बात करने वाले हैं, तो इसका जो डिफरेंस था वो सच में नोटिसेबल था। अब अगर मैं एडवांस सेक्शन की बात करूं, यहां पर एक सबसे बड़ा जो डिफरेंस क्रिएट हुआ है वो हुआ है कोडिंग में। कोडिंग में जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम था उसकी जो कोडिंग का लेवल था, इट इज लिटरली मीडियम टू लिटिल बिट हार्ड। ठीक है, और जो सेकंड शिफ्ट की एग्जाम थी उसका जो कोडिंग का लेवल था, इट इज इजी टू मीडियम। और जो डिफरेंस था वो देखने लायक है, दोनों में ही देख के समझ में आ रहा है कि जो सेकंड शिफ्ट का एग्जाम था 90 मिनट्स यहाँ पर दिए थे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के, और जो उस हिसाब से क्वेश्चंस थे वो बहुत ही ज्यादा इजी थे। बहुत ज्यादा इजी थे, आराम से हो जाएंगे। ठीक है, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चंस यहाँ पर सेकंड शिफ्ट में हमें देखने को मिले, जबकि जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम था उसमें जो दोनों ही क्वेश्चन थे, एक क्वेश्चन मैं बोल सकता हूँ लगभग थोड़ा सा इजी मीडियम लेवल का था, और एक क्वेश्चन थोड़ा सा मीडियम हार्ड डिफिकल्टी का था, है ना। जो कोडिंग थी, कोडिंग में दोनों में डिफरेंस देखने को मिला। कोडिंग ने काफी सिग्निफिकेंट गैप यहां पर बना लिया। अगर मैं सेकंड शिफ्ट के एग्जाम की बात करूं, अगर आप डिजिटल या फिर प्राइम को टारगेट कर रहे हो, तो यहां पर अगर आपको डिजिटल भी टारगेट करना है तो आपको यहां पर दो में से वन प्लस आसानी से करना पड़ेगा। और अगर प्राइम को टारगेट कर रहे हो तो दो में से 1.5 प्लस आसानी से करना पड़ेगा। जबकि अगर मैं फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम की बात करूं, अगर आपका 0.5 प्लस है तो हो सकता है आपको डिजिटल से कॉल आ जाए, और अगर आपका 1.25 प्लस है हो सकता है आपको प्राइम से कॉल आ जाए, क्योंकि जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम था उसमें जो कोडिंग थी उसकी जो डिफिकल्टी थी वो थोड़ी सी ज्यादा थी। ठीक है, अब अगर मैं ओवरऑल चर्चा करूं एग्जाम की, ये तो हमारी कोडिंग की बात हो गई। अगर ओवरऑल चर्चा हम करें, जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम है और जो सेकंड शिफ्ट का एग्जाम है, अगर इन दोनों की हम ओवरऑल बात करें, सो जो आपका मैथ्स है, मतलब जो आपका क्वांट आ रहा है, ठीक है, वो लगभग आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा मीडियम लेवल का। थोड़ी सी डिफिकल्टी सही है।
रीजनिंग भी आपको थोड़ी सी मीडियम डिफिकल्टी की प्रिपेयर करनी पड़ेगी, इन पे थोड़ा सा फोकस आ रहा है। इंग्लिश में बस एक चीज है कि टाइम का थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ सकता है, बट क्वेश्चंस इजी हैं। क्वेश्चन इजी है क्योंकि इसमें क्वेश्चन ज्यादा है, 25 क्वेश्चंस हैं 25 मिनट्स में। ठीक है, बाकी दोनों में 20 क्वेश्चंस हैं 25 मिनट्स में। ठीक है, अब अगर इसके बारे में, अगर मैं कट ऑफ के बारे में डिस्कस करूं कि कब आपको किससे किससे कॉल आ सकता है, एक ओवरऑल आपको डिस्क्रिप्शन देना चाहूं, तो मैं यहां पर लिखूंगा सबसे पहले क्वांट। ठीक है, नीचे लिखता हूं मैं इंग्लिश और यहां पर रखता हूं रीजनिंग। ठीक है, यहां पर मैं लिखूंगा मॉर्निंग शिफ्ट और ये हो गई अपन की इवनिंग शिफ्ट। ठीक है, अगर क्वांट की बात करूं तो मॉर्निंग शिफ्ट में मैं यहां पर सबसे पहले निंजा की बात कर रहा हूं। निंजा में यहां पर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, मतलब जो आपका एक बेस लिमिट है जिसमें आपको जितने क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए। सो देखो ये फाउंडेशन सेक्शन की बात हो रही है। सो फाउंडेशन सेक्शन में आपको ये मान के चलो क्वांट में आपके 10 क्वेश्चंस टोटल, कितने यहां पर क्वेश्चन है 20, इंग्लिश में 25 और रीजनिंग में 20। इंग्लिश में 25 क्वेश्चंस में आप मान के चल सकते हो 13 टू 14, और रीजनिंग, क्योंकि ये ओवरऑल में बता रहा हूं, और रीजनिंग में भी आप 10 टू 12 मान सकते हो, और इसमें भी आप 10 टू 12 मान सकते हो। इंग्लिश में 13 14 मान सकते हो। इतना तो ये मैं बोलूंगा ये मॉर्निंग शिफ्ट का है। अगर इवनिंग शिफ्ट के बारे में बात करूं, सो क्वांट में 12 टू 13, इंग्लिश में यहां पर आप यही 13 टू 14, और रीजनिंग में अगर 10 11, अगर इतना आपने कर दिया तो लगभग ये आप मान सकते हो कि आपका पोजीशन सिक्योर है निंजा प्रोफाइल के लिए। और यहां पर अब मैं एडवांस की बात करना चाहता हूं। सो अगर एडवांस में बात करें, सो एडवांस में अगर आपने 50% क्वेश्चंस सही करे हैं, 50% सही करे हैं, मैं सही की बात कर रहा हूं, अटेम्प्ट की नहीं कर रहा, ओवरऑल बता रहा हूं, जो पहला सेक्शन आता है ना आपका एडवांस रीजनिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला, उसमें तो आप यहां पर डिजिटल का कॉल एक्सपेक्ट कर सकते हो। और अगर 70 टू 80% तक आपका स्कोर सही है तो आपका प्राइम का कॉल आप यहां पर एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अब अगर बेस क्वालिफिकेशन की बात करें तो वो है निंजा। ठीक है, और इसमें जो कोडिंग भी आती है, कोडिंग का मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, कोडिंग का मैं आपको ऑलरेडी यहां पर क्लियर कर चुका हूं कि कोडिंग में आप ये मान के चलो 1 पे डिजिटल है और 1.5 पे प्राइम है, ऊपर ऊपर से इतना मान के चलो आप। ठीक है, अगर आपने दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं करेक्ट, तो आप ये मान के चलो आपको एक बहुत अच्छा एडवांटेज है कोडिंग में। ठीक है, अगर आपका फिर ठीक ठाक स्कोर है एडवांस वाले सेक्शन में, तो आपको डेफिनेटली यहाँ पर प्राइम का कॉल आ सकता है, अगर आपने 2 कोड निपटाए हैं यहाँ पर। क्योंकि देखो प्राइम चलता है कोडिंग पे, प्राइम वालों को कोडिंग की रिक्वायरमेंट रहती है, तो अगर आप जितना अच्छा कोडिंग में परफॉर्म करोगे, प्राइम से कॉल आपको आने के चांस बढ़ जाते हैं। ठीक है, सो ये अपन का हो गया प्राइम का। अब मेन चीज क्या है, अब देखो ये चीज आपकी निपट गई। अपन की 3 प्रोफाइल है, निंजा, डिजिटल और प्राइम। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट काम क्या है? नेक्स्ट काम ये है कि अब आपको पता पड़ गया होगा कि आपकी लगभग परफॉर्मेंस क्या है। उस परफॉर्मेंस के हिसाब से आपको इंटरव्यू की तैयारी करनी है। निंजा और डिजिटल, मैं कहूंगा इन दोनों की कंबाइंड प्रिपरेशन करो, और जिन लोगों को ये उम्मीद है इनको प्राइम का कॉल आ जाएगा, उसकी प्रिपरेशन थोड़ी अलग होगी, आपको थोड़ा सा ज्यादा डिफिकल्टी वाली चीजें प्रिपेयर करनी पड़ेंगी। ठीक है, सो अभी से आप बेसिक प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो निंजा और डिजिटल की। अगर मैं बेसिक प्रिपरेशन की बात करूं कहां से आपको चीजों को स्टार्ट करना है, तो देखो मैं आपको यही चीज बताऊंगा कि आप अगर निंजा डिजिटल की ट्राई कर रहे हो, अभी आपके पास अगर थोड़ा सा समय है, आप अपना इंटरव्यू प्रिपरेशन चालू करो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से और अपने प्रोजेक्ट्स से। सबसे पहले आप इन दोनों की प्रिपरेशन स्टार्ट करो। जो भी आपने प्रोजेक्ट्स करे हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन है, अगर आपका ये निपट जाता है तो इसको निपटाने के बाद आप डीबीएमएस पे मूव फॉरवर्ड कर जाओ। ठीक है, पहले आप इतना इतना करो, उसके बाद मैं एक सेपरेट वीडियो अभी जल्द लेके आ रहा हूँ इंटरव्यू प्रिपरेशन की, उसमें आपको समझ में आ जाएगा कैसे क्या आप कर सकते हो। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।